मैं डॉक्टर लवरेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पश्चात राजनीतिक विचारक जीन जिक्स रूसो के संबंध में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ जीन जिक्स रूसो। जीन जिक्स रूसो का परिचय और उसकी संकल्पना एवं अवधारणा के संबंध में आज हम डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार रूसो की अब क्या कंडीशन थी, क्योंकि इसके पूर्व हमने सामाजिक समझौते सिद्धांत के दो विचारकों पर हमने डिस्कशन या चर्चा कर चुके हैं। एक थॉमस हॉब्स थे, उनकी क्या कंडीशन थी। आप लोगों ने यदि वीडियो देखा होगा और यदि आपने बुक का अध्ययन किया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के विचारों से आप अवगत हो सके होंगे। अब हम बारी आती है या आज की क्लास में जो डिस्कशन करेंगे वो जीन जैक्स रूसो के संबंध में डिस्कशन करेंगे कि अब रूसो की क्या कंडीशन थी। वह रूसो भी 1772 में जन्म लेने वाला रूसो सामाजिक समझौते पर चर्चा करता है, अपने विचार रखता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां अलग थीं, समय अलग था। तो उसकी परिस्थितियों और समय अलग होने के कारण या वजह से ही उसके विचारों में क्या आया, परिवर्तन आया। उसने देखा कि सामाजिक समझौते की जो बात करते हैं तो उसने एक नया नाम दे दिया। हॉब्स थे जो राज्य और सरकार को एकाकार करके कॉमनवेल्थ नाम दे दिया। उसी को राज्य मानता, उसी को समाज मानते हैं, उसी को नागरिक समाज मानते हैं, राज्य का उदय मानते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी या उन सभी के स्टेट या उन्हीं के कॉमन रूप को कर देते हैं, कॉमनवेल्थ कर देते हैं। अब लॉक ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य और व्यक्ति को अलग करके देखा। उसने दो समझौते बताए कि पहले समझौते से राज्य बना और दूसरे समझौते से सरकार बनी। सरकार की सदस्यता स्वैच्छिक है, लेकिन राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। अब वहीं पर रूसो जो है जर्नल विल का कंसेप्ट लाते हैं, समान इच्छा का सिद्धांत लाते हैं और कहते हैं कि समान इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसे वैसे व्यक्ति रूसो नहीं थे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति। जिस किसी व्यक्ति ने अच्छे से शिक्षा न ग्रहण किया हो, कभी स्कूल न गया हो, दरिद्रता का जीवन जिया हो, माँ के अभाव में उसका कैसी परवरिश हुई होगी, ये सभी व्यक्ति अपने अपने मन में एक बार कल्पना करिए। तो ऐसी स्थितियों में रूसो के मन में जो सामाजिक परिवेश, इस सोशल सोसाइटी का जो उसने जो है एक तरह से दंश झेला या जिस तरह सोसाइटी को उसने फेस किया, तो एक उसके मन में एक अलग प्रकार का या न्यू टाइप्स क्या हुआ, एक अप्रोच या उसका दृष्टिकोण डेवलप हुआ। और उसने समुदाय के मन में जो उसके मन में घृणा पैदा थी या घृणा जो उसके मन में भरी हुई थी, उसको निकालने का कभी मौका नहीं मिल रहा था। तो एक बार 1749 में ललित कला अकादमी के द्वारा एक जो है लेखन प्रतियोगिता या जो है निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और उसका विषय वह था कि कला और विज्ञान ने मनुष्य को अच्छा बनाया या बुरा बनाया। इसके पूर्व हम कुछ चीजें प्लेटो के पर्सनल लाइफ पर डिस्कशन करते हैं कि उसका कैसे जीवन था। फ्रांसीसी दार्शनिक का जन्म 1712 ईस्वी में 1712 में
स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ था। आज भी स्विट्जरलैंड की जो घड़ियां हैं विश्व विख्यात रहती हैं। वहां पहले से ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी विद्यमान थी। आगे चलकर वह फ्रांसीसी नागरिकता ग्रहण कर लिया। उसका जन्म तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन फिर आगे चलकर के कुछ समय के बाद रूसो ने फ्रांसीसी नागरिकता ले लिया। उसका जन्म आइजक नामक खड़ी साज सज्जे वाले घर में हुआ था, अर्थात उसका फादर घड़ी बनाने का काम करता था। और उसका फादर घड़ी बनाने का काम करता था तो उसके पिता में इतनी अश्लीलता और ऐसे जो गंदे वर्ड यूज किया जा सकते उसमें उच्च श्रेष्ठता नहीं थी या चारित्रिक विशेषताएं नहीं थी। तो माँ का देहांत बचपन में ही हो गया, अर्थात अपने बाल काल में ही रूसो अपने माँ को खो चुका था। जब रूसो अपनी माँ को खो चुका था और पिता का उसका संरक्षण प्राप्त था, तो आप लोग ये महसूस करिए कि समाज में रहते हुए यदि आपने देखा भी होगा कि जिस फैमिली या जिस परिवार में किसी बच्चे की माँ नहीं रहती, उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके पिता या उसके अन्य परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है, तो उस बच्चे का कितना अच्छा से केयर होता है। ये बहुत सौभाग्यशाली ही बेटे होंगे जिनको ऐसे माँ के ना रहने पर माँ जैसे प्यार मिलता है या माँ जैसी सुविधाएं देती हैं अन्य लोग। लेकिन रूसो को ऐसा नहीं मिला। रूसो ये रियलाइज कर चुके थे। तो जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई, पिता शराबी था और अयासी थे। ऐसे में उसका लालन पालन अच्छे तरीके से नहीं हुआ। उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसको सही क्लाइमेट नहीं मिला, उसको सही जो है पर्यावरण भी नहीं मिला। और पिता जो है उसने कभी विद्यालय नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि उसके पिता नाइट पे जो है उस बालक रूसो से जो है अश्लील पुस्तकों को जो है क्या करवाते थे, पढ़वाते थे और अपना जो है बिस्तर पर लेटे हुए सुनते थे। तो बालक रूसो जब पुस्तकों का जो है पढ़ते थे तो उसके मन में अवश्य उस पुस्तकों का प्रभाव जरूर पड़ता है, किसी भी व्यक्ति पर होगा, और वो प्रभाव बालक रूसो पर भी पड़ा। और जब माँ नहीं थी तो उसकी देख रेख कुछ समय के बाद पिता जो है स्थान चेंज कर लिया और अपने छोटे भाई के घर में छोड़ दिया, अर्थात अपने अंकल और आंटी के पास रूसो रहने लगे। आंटी का स्वभाव खूंखार और एक तरह से दबंग प्रवृत्ति का था, जिसके वजह से बालक रूसो उस परिवार के साथ रहते हुए अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे और सही स्थितियों पर जो है नहीं निर्णय नहीं ले पाया। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात रही। तो उसने उस समय उसने पिता विद्यालय नहीं जाने दिया। अपनी प्रतिभा के कारण रूसो ने धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख लिया। रूसो को कोई केयर करने वाला नहीं था। जब आंटी के दबाव में घर पे रहते थे तो उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, और भरपेट जब भोजन नहीं मिलता था तो वो धीरे धीरे चोरी करना भी सीख गया और चोरी करने के साथ साथ झूठ बोलने की भी कला सीख गया। उस परिस्थितियों में और मैले कुचैले कपड़े पहनता था। जैसे आज भी जैसे समाज में देखते हो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं। तो उस आंटी के अपने दबाव में ऐसा उसके माहौल मिला कि उसको सही तरीके से भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। तो जब भोजन नहीं मिलता था तो अन्य बालक है भाई, उसको भूख लगेगी तो कहीं ना कहीं से अपना घर में अन्य रखी वस्तुओं को ग्रहण करेगा। और जब पूछा जाएगा किसने ग्रहण किया या किसने खा लिया, तो उस पे बालक पर या उसको दंड की वजह से, दंड की भय से, अर्थात उसको मारपीट उसके साथ होगी, तो झूठ बोलने की भी कला सीख लिया।
तो अर्थात उस परिस्थितियों ने बालक को किस तरह की चीजों को सिखा दिया? चोरी करना और झूठ बोलना। और उसकी केयर करने का वाला कोई था नहीं, तो इस प्रकार से मैले कुचैले कपड़े पहनते आवारा गर्दी की तरह शायद घूमता था। एक दिन बालक रूसो घर से बाहर किसी काम से गया और वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको ज्यादा टाइम हो गया, लेट हो गया। तो अपने गृह स्वामिनी के डर से या अपने आंटी के डर से बालक घर आया तो गेट से जो है दरवाजा नहीं खोला गया और बालक अंदर नहीं आ पाया और वहीं गेट पर सोता रहा। सुबह जा करके फिर से अपने उसी परिवेश में घूमता टहलता जो है, जैसे जो जहां खाने को दे दी खा लेता था। लेकिन उसमें जो है क्या था, भटकता रहता था इधर उधर, गंदी गलियों में भटकता रहता था, मैले कुचले कपड़े पहनते हुए। आज भी थोड़ा सा जो सब सोसाइटी के लोग अपने आप को जो बहुत हायर क्लास मानते हैं, जो उच्च वर्ग मानते हैं, जो बहुत क्लास, अर्थात यहाँ उच्च वर्ग का आशय ये है कि जो पैसे रुपए से पढ़ लिख करके बहुत उच्च जीवन जी रहे हैं, हाई क्लास का जीवन जी रहे हैं, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है। यहाँ किसी वर्ग और जाति या मजहब की बात नहीं है। तो यहाँ तब क्या होता था, जब बालक घूमते हुए उन कॉलोनियों में या उन मोहल्ले या उन आवासों में जाता था तो उसको डांट पड़ती थी, फटकारते थे लोग, कहाँ कैसे गंदा व्यक्ति आ गया। तो एक तरह से बालक के मन में उस सभ्य समाज, वो जो है सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसके मन में क्या करते हैं, उसके मन में एक तरह से घृणा पैदा हो गई कि जो पढ़े लिखे जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते। एक तरह से उसके मन में कंसेप्ट क्रिएट हुआ और धीरे धीरे उसके मन में क्या हुई, सभ्य समाज के प्रति क्या हुई, जो है डरने लगा। और उसके मन में जब डरने लगा तो एक नफरत पैदा हुई। आई हेट यू इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, सभ्य समाज, उसने ऐसा मन में उसके विचार आया। तो रूसो धीरे धीरे क्या हो गया था, अब जब आवारागर्दी के युग में घूम रहा तो उसके आवारागर्दी के कई युग आए, खुला विचरण करता हुआ था। तो रूसो भी थोड़ा सा अपने पिता के गुणों पे पहुंचा तो क्या हुआ, वो चरित्रहीन और जो है अनुत्तरदायी था। वह अपनी ही बातों पर कायम नहीं रहता था, उसके विचारों में कसमकस था, एक तरह से कंट्राडिक्शन थे। ये रूसो क्या था, कैरेक्टरलेस एंड अनरिस्पॉन्सिबल चाइल्ड था, जो है चरित्रहीन और उत्तरदायी बालक था रूसो। अपनी बातों पर हमेशा स्थायित्व तो नहीं रहता, कंट्राडिक्शन रहता था, जो है अंतर्द्वंद रहता था उसके अंदर, उसके विचारों में कसमकस रहता था, करूं या ना करूं, कंट्राडिक्शन, अंतर्द्वंद। जैसा कि रूसो ने स्वयं लिखा कि मेरे विचार सदैव उत्तम और अधम के मध्य डोलते हुए प्रतीत होते हैं। कंट्राडिक्शन, करूं या ना करूं, कैसा होगा, क्या होगा। उन्होंने कहा कि विवेकी मनुष्यों को पतित पथ की संज्ञा दिया, जो कहते हैं जो मनुष्य, जैसे उदारवाद की एक कंसेप्ट या अवधारणा है, ह्यूमन इज ए रेशनल एलिमेंट, मनुष्य एक जो है विवेकशील प्राणी है। तो रूसो वहां कहते हैं कि मनुष्य विवेकशील नहीं, बल्कि विवेकशील मनुष्य को रूसो एक पतित पशु की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उसने देखा कि जो सभ्य समाज के लोग हैं उन पर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ कैसा घृणित व्यवहार कर रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने जो है पतित पशु की संज्ञा दिया। और रूसो इधर उधर घूमता रहता था। उसने लिखा कि मेरे जीवन का एक ही सूत्र है कि जब संकट में पड़ो तो भाग जाओ। हो सकता है आज भी बच्चों के मन में ऐसे फार्मूले अपनाए जाते हैं या अपनाए जाने चाहिए, ऐसा उचित नहीं है। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारक था। वह आदिम मानव की कल्पना, रूसो जो है दो तरह से प्रेग्मेटिक एज की बात करता है, आदिम युग की बात करता है, या प्रेग्मेटिक ह्यूमन की बात करता है, आदिम मानव की बात करता है। और दूसरे
इंटेलेक्चुअल सोसाइटी या सभ्य समाज की बात करता है, उस समाज को दो भागों में बांट करके देखता है। तो रूसो की शैली थी पद्यात्मक और रोमांसवादी शैली थी। रूसो एक ऐसे संधि स्थल पर खड़ा था, जो है ऐसे संधि स्थल जो है ज्वाइंट प्लेस पर था, कि जिसका पहला पैर व्यक्तिवाद और दूसरा पैर आदर्शवाद पर है। हाब्स और लाक के साथ एक तरह तो वह व्यक्तिवादी है, जिस तरह हाब्स और लाक ने अपने विचार दिए, वहीं सामान्य इच्छा का सिद्धांत देकर, जर्नल बिल की थ्योरी दे करके उसने किसका जो है आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बन गया। आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत कौन है? जीन जैक्स रूसो है। तो फ्रांस की ललित कला अकादमी ने जो है, पुनः हम टॉपिक पे आते हैं, तो 1749 में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसका टॉपिक रखा गया कि कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को अच्छा बनाया या बुरा। तो रूसो के मन में जो अभी तक की जो हमने अभी जस्ट स्टोरी आपको शेयर किया रूसो की, वो रूसो के मन में इतना घृणित भावना पैदा कर दिया था, भर दिया था, कि उसको कभी निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। और उस ललित कला की माध्यम से जब निबंध प्रतियोगिता में बालक रूसो ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो उसके मन में सभ्य समाज के प्रति जितना जहर था वो एक बार में उगल दिया। तो उसने क्या किया? रूसो ने सभ्य मानव की तुलना आदिम मानव से करते हुए सभ्य समाज की आलोचना किया। उसने कहा कि प्रारंभ में किस प्रकार से मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक समानता का पालन करता था, लेकिन जैसे ही सभ्य समाज हुआ बना तो मनुष्य कितना दुखी है। यह समाज मानवता का दुश्मन, संपत्ति का भूखा और स्वार्थी है। ये सभी दुखी हैं। जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे पाने की लालसा, और जिसके पास संपत्ति है उसे जाने का डर। तो उसने अपने निबंध के अंत में इस समानता के आधार पर इसका वर्णन करते हुए, हम अभी और एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो अंत में रूसो ने लिखा निष्कर्ष रूप में कि हे ईश्वर, मेरा भोलापन और मेरी अज्ञानता मुझे वापस दे दो, क्योंकि वही मुझे सुखी एवं संतुष्ट बना सकते। उन्होंने देखा जो आदिम युग का जो मानव था, तो अब हम यहाँ पर रूसो की आदिम युग की चर्चा को, जो उन्होंने सभ्य समाज की बात किया, तो उसने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। जो एक तरह से दो भागों में बांट कर दिया। आदिम समाज या प्रिग्मेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, आदिम समाज की बात करते हैं। उन्होंने एक आदिम समाज की बात करते हैं और दूसरे में क्या करते हैं? सभ्य समाज की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो आदिम युग था वह प्राकृतिक भोजन था और प्राकृतिक संपत्ति थी, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि वहां पर प्राकृतिक स्वतंत्रता थी और प्राकृतिक समानता थी। उन्होंने आदिम युग की व्याख्या करते हुए बताया कि जो सभ्य समाज और उसमें बात किया सभ्य समाज की और आदिम समाज की बात करता, तो वो कहता है कि हे प्रभु, मुझे फिर से भोलापन और अज्ञानता दे दो, क्योंकि वही मुझे सुखी और संतुष्ट बना सकते हैं। ये सभ्य समाज में व्यक्ति सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं, उसका कारण है। तो रूसो कहते हैं कि जो प्राकृतिक आदिम समाज था, तो उसमें प्राकृतिक संपत्ति थी और प्राकृतिक भोजन था। जहां घूमो टहलो, जहां जो पा जाओ, तो अमरूद के पेड़ है तो अमरूद खा लो, सेब के पेड़ है तो सेब खा लो, अनार के हैं तो अनार खा लो। जो जहां है प्राकृतिक क्या है? भोजन है। जो झील, नदियों, तालाब और उसमें पानी पी लो। जहाँ कोई साबुन, तेल और इसमें संगमरमर के आवास की कोई जरूरत थोड़ी, एसी और एयर कंडीशन की जो है प्राकृतिक सब नेचुरल स्थितियां थी। प्राकृतिक भोजन था, प्राकृतिक संपत्ति, जहां जो है उसको खाइए, प्राकृतिक भोजन था।
तो प्राकृतिक क्या थी? स्वतंत्रता थी, प्राकृतिक समानता थी। जितना जिसको जरूरत थी उतना खा लेते थे। और मान लीजिए कोई पेड़ में घूमते हुए व्यक्ति पहुंचते थे, तो आपको 2 अमरूद की जरूरत है, 2 तोड़ के खा लेते थे, बाकी उसी में लगे रहते थे। जहां जाता था तो फिर उसी तरह उसको चीजें मिल जाती थी। आज जो अन्य व्यक्ति घूम के यदि वहां पहुंचता तो पर्याप्त व्यक्ति को उतना भोजन मिल जाता था। भाई जब हमने 2 ही अमरूद तोड़ के खाए तो बाकी के अमरूद तो उसमें लगे ही हैं, तो जो व्यक्ति आएगा फिर अपना तोड़ के खा लेगा। अब वो व्यक्ति आगे पहुंच गया, क्योंकि भ्रमणशील जीवन था। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी और प्राकृतिक समानता थी। क्या था? सादगी थी, ईमानदारी थी। विवेकहीन था तो क्या था? परमार्थी था। जब व्यक्ति के पास थोड़ा सा विवेक कम होता है और यदि व्यक्ति अपने विवेक का यूज इस्तेमाल नहीं करता तो क्या होता है? परस्वार्थी होता है। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि चलो यार संगम चलना है, तो ज्यादा विवेकशील जो अगर नहीं है तो तुरंत जहां कहेंगे आपके साथ चल देगा, हाँ चलते हैं। लेकिन जैसे वो अपने विवेक का इस्तेमाल करने लगता है कि मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो ये वर्क करना है, तो वो फिर जो है परमार्थ का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका व्यक्तिगत हित वहां जुड़ जाता है। तो आदिम समाज में रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक संपत्ति और प्राकृतिक भोजन था, वहीं पर प्राकृतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक समानता थी। व्यक्ति का सिंपल जीवन था, सादा जीवन, उच्च विचार था। व्यक्ति वहां क्या था? ईमानदार था, क्योंकि जितना जरूरत है उतना ही लेते थे। विवेकहीन था, क्योंकि बहुत ज्यादा विवेकशील व्यक्ति जो है परस्वार्थी नहीं होगा, फिर स्वार्थी हो जाएगा। तो विवेकहीन था, तो इसी वजह से क्या था? परमार्थ। अर्थात व्यक्ति वहां सुखी थे, संतुष्ट थे, सादगी थी, ईमानदारी थी, परमार्थ था। अब किसकी जरूरत है? एक उच्च ग्रेड का जो है वहां मानक मिल रहे थे। जो उच्च मानक होते हैं, मानव मूल्यों के जो उच्च मानक होते हैं वहां मौजूद थे, विद्यमान थे, रूसो के अनुसार जो कहना चाहते थे। उसी को दूसरे पार्ट में रूसो करके देखते हैं कि जो सभ्य समाज है वहां बताते हैं कि कला और संपत्ति के विकास ने, कला लाइफ ऑफ आर्ट, जीवन ही कला, और साइंस सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द साइंस। तो जब किसी चीज का व्यवस्थित ज्ञान हो जाता है वो विज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं कि सभ्य समाज में क्या था? कला और विज्ञान ने किसका जन्म दिया? प्राइवेट प्रॉपर्टी का, निजी संपत्ति को दे दिया। और निजी संपत्ति से क्या हुआ? जब निजी संपत्ति आई, किसकी वजह से? कला और विज्ञान की वजह से। तो व्यक्ति क्या हो गया? विवेकवान हो गया। और जब विवेकवान हो गया तो क्या हो गया? स्वार्थी हो गया। इन सभी को आप सिर्फ कंसेप्ट से समझिए कि जहां विवेकहीन था तो विवेकवान हो गया, और जब विवेकवान हो गया तो व्यक्ति परमार्थ की जगह स्वार्थी हो गया। जहां तक प्राकृतिक क्या थी? स्वतंत्रता थी, तो वहीं क्या हो गई? पराधीनता हो गई। अब कहाँ है स्वतंत्रता? नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र और फ्री नहीं है, जो चाहे वो कर ले, ऐसा संभव नहीं है। क्या है? अनइक्वलिटी आ गई, असमानता आ गई। तो जब प्राकृतिक जो है स्वतंत्रता की जगह क्या हो गया? पराधीनता आ गई, और स्वतंत्रता की जगह पराधीनता हो गई। और जहां प्राकृतिक समानता थी वहां असमानता आ गई, क्योंकि किसकी वजह से? कला और विज्ञान की वजह से ही अब क्या हो गया? स्वार्थी और विवेकवान हो गया था। तो उसमें किन नई चीजों की क्रिएट हुआ? व्यक्ति संपत्ति का भूखा हो गया, मानवता का दुश्मन हो गया, और एक नंबर का स्वार्थी या सेल्फिश हो गया। तो रूसो उस कला अकादमी की निबंध प्रतियोगिता में जो अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने विचार जो सभ्य समाज के प्रति थे इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या करते हुए अपने शब्दों के उद्गार जो दिए, उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, माई लॉर्ड या माई गॉड, मेरा भोलापन और मेरी अज्ञानता मुझे
वापस दे दो। क्यों? क्योंकि कला और विज्ञान ने जिस प्रकार से मानवता का दुश्मन बना दिया। मैं दोबारा पुनः कहना चाहूंगा कि हे ईश्वर, मेरा भोलापन और मेरी अज्ञानता मुझे वापस दे दो, क्योंकि वही मुझे सुखी एवं संतुष्ट बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो कला और विज्ञान ने व्यक्ति को मानवता का दुश्मन, संपत्ति का भूखा और एक नंबर का स्वार्थी बना दिया है, तो मुझे ऐसे सब समाज में रहने का कोई औचित्य नहीं निकलता। इसीलिए रूसो कहते हैं कि विवेकवान व्यक्ति जो है पति की संज्ञा उसकी दिया। एक तरह से व्यक्ति का क्षरण हो चुका है, व्यक्ति के नैतिक ये जो है गुणों का क्षरण हो गया है, अंत हो गया है, नष्ट हो गए हैं। व्यक्ति के मूल्यों का नष्ट होना जो है एक तरह से किसके समान है? वो पशु के समान है। तो इस प्रकार से रूसो ने इसकी व्याख्या किया। और इसके साथ साथ रूसो ने भी जो है अभी और बात किया। ये तो पुरस्कार जीत लिया रूसो ने ऐसा कह करके। जैसे रूसो ने पुरस्कार जीत लिया और उस निबंध प्रतियोगिता की जो है हेडलाइनें न्यूज़पेपर में चलने लगी, जो है ब्रेकिंग न्यूज में चलने लगी, तो रूसो क्या हुआ है? स्टार से सुपर स्टार हो गए रातों रात। रूसो रातों रात सुपर स्टार हो गए। हर न्यूज चैनल पर, हर पेपर या मीडिया पर रूसो ही रूसो दिखने लगे। अब उसके लिए ऑफर आने लगे। वही सब समाज की महिलाएं अब उसके वैवाहिक जीवन से आकृष्ट होने लगी। उसको जो गंदे मैले कुचले बड़े बड़े ऑफर आने लगे। अच्छी अच्छी महिलाएं, परिवार की महिलाएं उस वैवाहिक जीवन जुड़ने के लिए ऑफर देने लगी कि हम आपसे वैवाहिक जीवन से अर्थात शादी करके आपके साथ रहना या जीना चाहते हैं। लेकिन रूसो के मन में जो पूर्व अवधारणा बनी थी, जो उसके मन में जो सभ्य समाज के प्रति ये जो है उसका जो है एक दुष्टता का या उसके अमानवीयता का जो व्यवहार उन्होंने किया सभ्य समाज के लोगों ने, उसने स्वीकार नहीं कर पाया। और उन धनाढ्य और जो है सभ्य समाज की महिलाओं को रूसो ने अस्वीकार कर दिया और अपने पसंदीदा महिलाओं के साथ जो है वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। रूसो कुछ हद तक जो है क्या था? सनकी थे और उत्तरदायी और चरित्रहीन तो हमने पहले ही बता दिए थे। थोड़ा सा क्या है, अक्खड़ी स्वभाव के थे कि जिसको जो कहना है ना, आज के समय में जैसे कह देते हम सही सही बोलते हैं और सही सही कहते, जैसे कुछ लोग स्पष्टवादिता होते हैं ना, कुछ लोगों का इसका कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कभी कभी। अब रूसो की जीवन में एक तरह से वो नए युग की शुरुआत थी। अब फिर से उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। तो 1754 में 1754 में रूसो ने एक और निबंध प्रतियोगिता लिखा जिसका विषय था विषमता की उत्पत्ति और निजी संपत्ति। अर्थात ये जो विषमता है, अनइक्वलिटी, वो कैसे इसका जन्म हुआ, ओरिजिन ऑफ दी अनइक्वलिटी, विषमता का जन्म या उत्पत्ति कैसे हुई। तो निजी संपत्ति पर प्रहार किया और उसने कहा कि जो निजी संपत्ति की उदय ने समाज को क्या बनाया? असमानता पैदा कर दिया और मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता व प्राकृतिक समानता को क्या हो गई? लुप्त हो गई, जैसे सब समाज में रूसो ने कहा। और उदय के समय इसने एक अपने कोटेशन दिया कि वह प्रथम मानव था जिसने एक भूमि के टुकड़े को घेर करके कहा यह मेरा है, और समाज के अन्य मूर्खों ने उस पर सहज विश्वास कर लिया। तब से निजी संपत्ति का क्या हो गया? उदय हो गया। उसका ये कारण तो था रूसो के अनुसार, लेकिन एक और तार्किकता देखेंगे कि व्यक्ति के मन में, क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था थी, सीमित लोग थे, और जैसे जैसे देश के अंदर जनसंख्या की वृद्धि होती है, उत्पादन के साधनों की जो है
लिमिट हो जाती है। तो व्यक्ति के अंदर जब वर्तमान को देखते हुए भविष्य का संकट दिखने लगता है, तब उसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि अब मेरा फ्यूचर कैसे होगा। जैसे आज के हम कंपटीशन में रहने वाले छात्रों की स्थितियां हैं कि यदि हम आज नहीं पढ़ेंगे तो कल का भविष्य हमारा कैसे होगा, संकट में होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों में जब व्यक्ति में क्या था, समाज में उत्पादन के साधन सीमित थे, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, तो भोजन का क्या आने लगा, संकट दिखने लगा। तो ऐसी स्थितियों में लोगों के मन में ऐसे विचार आए या उनके मन या सोच में परिवर्तन आया, उनके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि जो ये प्रकृति में दिया हुआ उपहार है या प्रकृति प्रदत्त जो उपहार है, नेचुरल गिफ्ट जो है, यदि उसको हम सेव कर लें, सुरक्षित कर लें, अपने अधीन कर लेंगे, तो इस आज की रखी हुई वस्तु को कल भी हम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का क्या हुआ, उदय हुआ। ऐसी स्थितियों में रूसो ने भी जो है अपने मन में ये विचार दिए। अब याद ये होता है जो है कि रूसो के अपने मन में जो ऐसे विचार आए वो उनकी परिस्थितियां तय करती हैं। रूसो के जीवन में जो ऐसे परिवर्तन और स्थितियां आई, तभी वो अपने विचारों में परिवर्तन लाए। आज की इस वीडियो क्लास में हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक सुनने वाले को एक नई जो है दृष्टिकोण को उत्पन्न करने में एक समझ उत्पन्न करेगी, एक उस तरह से माइंड मेकअप करेगी और कुछ इस वीडियो क्लास से अच्छा सीख सकता है। आज की वीडियो क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं।